सो वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बायलैंग्वेज एग्ज़ाम नोट्स होंगे जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल नोट्स रहेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। हिंदी में इसे बोलेंगे सूचना प्रणाली या सूचना सुरक्षा की मूल बातें। ठीक है, अगर आपको नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में चाहिए टोटल हिंदी में भी अवेलेबल है। सो गाइस, मैं दोनों में ही आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश में ही हम देखते हैं। सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, data resource and policies procedures that collects, transforms and disseminates information in an organization। इसे ज़रा हिंदी में समझते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन प्रणाली है या सूचना प्रणाली है वो किससे किससे मिलकर के बनी है? लोगों से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, संचार नेटवर्क से, डेटा संसाधनों से, नीतियों और प्रक्रियाओं का एक संगठित संयोजन है। ठीक है, कम्बिनेशन है। ठीक है, तो संयोजन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये दिया है कम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेटा रिसोर्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ठीक है, जो क्या करता है? कलेक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, डिसमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला हमें हार्डवेयर चाहिए पड़ेगा, दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ेगा, तीसरा हमें डाटा, बिना डाटा के तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। चौथा आपका प्रोसीजर्स या पॉलिसीज़ या प्रोसेसेस। ठीक है, इसके बाद पीपल एंड फिर देन इसके बाद नेटवर्क। ये 6 आइटम्स आपके साइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? आपके डेटा को एकत्र करेंगे, रूपांतरित करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें हमें चाहिए, और फिर इसका डिसमिनेशन करेंगे, मतलब इसको वितरित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसे इन शॉर्ट टीपीएस भी बोलते हैं। ये क्या करता है? प्रोसेस डे बाय डे रूटीन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो डे बाय डे रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं लाइक बिलिंग एंड पेरोल, इनके लिए ये सहायक होता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने सुना होगा MIS, कई बार सुना होगा। ठीक है, तो MIS क्या करता है? प्रोवाइड रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजमेंट फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये मेनली क्या होता है? सुपरवाइज़र या मैनेजर के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि क्या चेक करता है? परफॉर्मेंस को चेक करता है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या करता है? हेल्प्स मैनेजमेंट मेक सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन यूजिंग मॉडल्स एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अब भाई सिंपल सी बात है, डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लोगे? जो स्ट्रक्चर है, जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जो मॉडल बनाया है, उसका क्या करोगे आप? एनालिसिस करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। फोर्थ है आपका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, या इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टॉप लेवल स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब जो टॉप लेवल पे पर्सनस होते हैं, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है? स्ट्रेटजी इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बनाता है। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम या फिर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OAS इन शॉर्ट बोलते हैं, OAS। ठीक है, इन शॉर्ट बोलेंगे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये कहाँ यूज़ होता है? डे टू डे क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में, जैसे ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। इस टाइप का जब कंटेंट्स या इस टाइप का जब हमें सपोर्ट चाहिए रहता है तो हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है एक्सपर्ट होगा। ये क्या करता है? मिमिक ह्यूमन इंटरफेस या ह्यूमन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग यूजिंग AI नॉलेज बेसिस। ठीक है, मेनली एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? जो आपका पहले से AI या मशीन है जो आपका एक्सपर्ट डिसीजंस ले रही हैं, उनका यूज़ करके क्या करता है? डिसीजन मेकिंग नॉलेज बेस बना करके देता है। और लास्ट वन है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या करता है? इंटीग्रेट ऑल बिजनेस प्रोसेस इनटू वन सिस्टम। सारी बिजनेस प्रोसेस जैसे फिनेंस हो गया, HR हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इन सभी को क्या करता है? इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, सबको जोड़ के एक सिस्टम बना देता है। ठीक है,
इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आप इन शॉर्ट ERP भी बोलते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ERP? सो आंसर होगा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो ये आपका हिंदी में हो गया। अब इसके बाद हम ये इंग्लिश में मैंने समझा दिया और आपको बाइलैंग्युअल मतलब हिंदी में भी इसके अर्थ बताए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। दोस्तों ये इसका हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के घटक या कंपोनेंट। फिर इसमें सूचना प्रणाली के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने 6-7 टाइप पढ़े हैं, लेन देन TPS, MIS, DSS है ना, ESS या EIS, फिर OAS और एक्सपर्ट सिस्टम, और लास्ट ERP पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन शॉर्ट इसे HDLC बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से डेवलपमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसे पढ़ते हैं हम। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसे बोलेंगे। स्टेज 1 इसका क्या होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, या इसे हम बोलते हैं प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी क्या की जाती है, प्लानिंग। प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो आपका आधा काम और आसान हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमें उस प्रोसेस के लिए या उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम सिस्टम या रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखते हैं। नाउ रिक्वायरमेंट एनालिसिस का स्टेप हो जाने के बाद हम आते हैं सिस्टम डिज़ाइन। मतलब अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टम का डिज़ाइन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर सिस्टम की डिज़ाइनिंग करेंगे, एंड देन हमारा कोडिंग पार्ट आता है। कोडिंग पार्ट क्या बताता है हमें कि कैसे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हर चीज़ की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग हमें बताता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, उस सिस्टम की क्वालिटी कैसी होगी। जब सिस्टम टेस्ट हो जाता है, टेस्ट में 100% या 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, 99% या 95 to 99% कोई चीज़ जब अप्रूव होकर के आती है तब हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्चुअल या रियल लाइफ में उस सॉफ्टवेयर या उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है मेंटेनेंस। सब चीज़ आपने कर लिया है, लेकिन अगर उसका मेंटेनेंस आप करके नहीं रखोगे तो सिस्टम आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। HDLC मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद डेवलपमेंट या कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस। तो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, कॉमन मॉडल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? कॉमन मॉडल जो यूज़ किए जाते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, सिस्टम डिज़ाइनिंग या सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, उसमें सबसे मेन मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहला मॉडल है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मॉडल। ठीक है ना। इसके अलावा और भी मॉडल आते हैं, वी मॉडल है। ठीक है, आजकल डेवऑप्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, आपके सिस्टम डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा, ये हिंदी में भी इसके नोट्स अवेलेबल, आपको हिंदी में पढ़ना हो तो क्या लिखा है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के चरण। ठीक है, प्रारंभिक जांच, योजना, आवश्यक विश्लेषण, सिस्टम डिज़ाइन, विकास, कोडिंग, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव, है ना, मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीनिंग एंड नीड, अर्थात इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्या अर्थ है और उसकी आवश्यकता या ज़रूरत हमें क्यों है। बता सकते हैं हमें IS या इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज़, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करें। किससे प्रोटेक्ट करें? अनऑथराइज एक्सेस, मतलब कोई बाहर से आकर के हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर ले। जो जिसका रिसोर्स है केवल वही उस पर्सन को या वही उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, उसका यूज़ ना कर सके। डिस्क्लोज़र, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उनको डिस्क्लोज़ ना करे, ओपन ना कर सके। डिसरप्ट ना करे, मतलब उसको ख़राब ना करे, है ना, उसको मॉडिफाई ना करे, मॉडिफिकेशन। और डिस्ट्रक्शन मतलब उसमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा, फिर आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमें अच्छा करने के लिए हमें एक
प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल कहलाता है CIA, ठीक है। CIA ये आपकी अमेरिका की एजेंसी का नाम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में। C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी और A से अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, कोर प्रिंसिपल है किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए। ये कोर्स प्रिंसिपल है। अगर एक भी चीज़ इसमें से कम होता है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनसिक्योर होगा, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ समझते हैं। 10 CIA ट्रायड, ट्रायड मतलब 3 है, इसलिए इसे ट्रायड बोला गया है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू अथराइज पर्सन, मतलब जो अथराइज पर्सन है वही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। इसका इंश्योरेंस करना, इसको इंश्योर करना, इसका इंश्योर करना ही क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये कहलाता है आपका C। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अनअल्टर्ड, एक्सेप्टेड बाय ऑथराइज एक्शन, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी अनऑथराइज एक्सेस के उसको संभाल के रखना कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट रहे मतलब हमेशा सेम रहे इन्फॉर्मेशन जो पहले से आई है, कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अनअल्टर्ड रहे मतलब उसको चेंज ना किया गया हो, अनटिल एंड अनलेस कोई ऑथराइज पर्सन चेंज करे, ठीक है। इस चीज़ की इंश्योर करना ये क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रिटी कहलाता है। फिर थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब इंश्योरिंग अथराइज यूज़र हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज व्हेन नीडेड। जैसा कि आपको पता है आजकल क्लाउड का ज़माना है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योर करना कि डेटा हमारा जो भी अथराइज यूज़र है उसको कभी भी एक्सेस कर सके जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे आप ही मान लीजिए आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जीमेल भी एक क्लाउड का एग्जाम्पल समझ सकते हो आपको मान लो कोलोराडो में, ठीक है, आपने ईमेल बनाई थी कैलिफोर्निया में। अब आप क्या करना चाहो, कोलोराडो से अगर आप ईमेल को एक्सेस करना चाहो तो क्या नहीं कर पाओगे, कर सकते। जीमेल को तो आप विश्व के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये होता है आपकी अवेलेबिलिटी। एक्सटेंडेड मॉडल एट ऑथेंटिसिटी, नॉन रिपुटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर हम इसी CIA ट्रायड को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, मतलब थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसमें 3 पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं। पहला है ऑथेंटिसिटी, दूसरा है नॉन रिपुटेशन और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी से क्या समझते हैं, डेटा जो है ऑथेंटिक होना चाहिए। नॉन रिपुटेशन से क्या समझते हैं, डेटा जो है हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी से समझते हैं कि डेटा जो है आपका अकाउंटेबल हो उसके लिए कोई ना कोई पर्सन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि डेटा बना के आपने रख दिया अब उसका कोई पता ही नहीं है, तो डेटा को कौन एक्सेस कर रहा है, कौन उसको मॉडिफाई कर रहा है, इस सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन सिस्टम पे पास होनी चाहिए। इसी को हम अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेटा, दैट इज़ कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, CIA ट्रायड्स को एक बार और समझ लेते हैं। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी, थर्ड है अवेलेबिलिटी। ओनली ऑथराइज एक्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी में आएगा, डेटा अनअल्टर्ड एंड एक्यूरेट होना चाहिए, इंटीग्रिटी में आएगा। अवेलेबिलिटी बताता है एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है गाइस। नाउ अब हम इसी में देखेंगे एक पॉइंट हमने देखा था, नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस पर्सनल डाटा। अगर हम कोई भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस कर रहे हैं या पर्सनल डाटा है किसी का, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इसे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल बैंक में आपके रिकॉर्ड्स, आपका मनी, आपके अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आपका डाटा कहीं किसी के पास इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, है ना, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, आपके साथ फ्रॉड ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। मेंटेनिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड बिजनेस रेपुटेशन, मतलब कस्टमर के ट्रस्ट को मेंटेन करके रखना और बिजनेस रेपुटेशन को बना के रखना, ठीक है। कस्टमर का ट्रस्ट बना के रखना और बिजनेस का रेपुटेशन बना के रखना। फिर लीगल और रेगुलेटरी
कंप्लाइंसेस को करना। ये IT एक्ट, GDPR एटसेट्रा में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो भी IT एक्ट बनाए जाते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बनाए गए हैं, क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, उनका फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर ये सारी चीज़ें हम बना के रखेंगे सिस्टम के साथ, सिक्योरिटी बना के रखेंगे, तभी हम बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकेंगे। क्योंकि बिज़नेस में 1-2 करोड़ का बिज़नेस नहीं होता, 100 करोड़, 1000 करोड़, इतना बिज़नेस होता है, इससे भी ज़्यादा बिज़नेस होता है, ठीक है। तो अगर हम इंश्योर नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को, डाटा को, लीगैलिटी को, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है कंपनी को, बिज़नेस को। इसलिए इन सब चीज़ को बचाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रोइंग साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड अटैक, ठीक है। साइबर क्राइम को बचाने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए, और जो अटैक होते हैं ना, हैकिंग हो गया है ना, है ना, आपने पढ़ा होगा, हैकिंग पढ़ा होगा, फिर ग्रे हैकर, वाइट हैकर, ब्लैक हैकर, रेड हैकर, ये सब हैकर होते हैं ना। ये सब क्या करते हैं, हैक करते हैं सिस्टम को, डिस्ट्रॉय करते हैं आपके सिस्टम को। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। सेफ गार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो सॉफ्टवेयर आप क्या किए, गूगल प्ले में स्टोर करके रखे। अगर मान लीजिए किसी ने आपका सॉफ्टवेयर का पासवर्ड वगैरह चुरा करके अपने नाम से स्टोर कर लिया, तो आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी चली गई आपके नाम से। तो उसे इंटेलेक्चुअली सेफ करना भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप इसे अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में मेंशन है, सूचना सुरक्षा का क्या होती है, सूचना सुरक्षा के मूल सिद्धांत क्या है, अगर इसे बढ़ाया जाए तो और 3 क्या जुड़ जाएंगे, और सूचना सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है। तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अवेलेबल करा सकता हूँ। तो गाइस, जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, बीच बीच में लाइक भी कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आप देखते हैं 1.4, दैट इज़ थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम या सूचना प्रणाली के लिए क्या क्या खतरा हो सकता है, या क्या क्या खतरा है। अ थ्रेट इज़ एन सर्कमस्टेंसेस इवेंट्स विद ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो थ्रेट क्या है, मतलब खतरा क्या है, ऐसी सर्कमस्टेंस है ना, ऐसी परिस्थिति या घटना जो क्या करे, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं, ठीक है। थ्रेट मतलब खतरा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखें क्या क्या थ्रेट्स की हो सकती हैं। पहला नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल, इसमें आपका फायर आता है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, पावर फेलियर आता है, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, पावर फेलियर, ठीक है। मान लो ऑफिस है, उसमें आग लग गई तो डॉक्यूमेंट्स, फाइल सब बर्न हो जाएगी, ठीक है। फ्लड आ गया तो बहुत सारा नुकसान होता है, सारी सामान, है ना। मान लीजिए आपका ग्राउंड फ्लोर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क था, वहाँ पानी भर गया तो जो सामान थी, मशीनें थी, ख़राब हो जाएंगी, वो नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक आया, कोई बिल्डिंग वगैरह गिर गई, तो ये क्या है, नुकसान होता है। पावर फेलियर, आप बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और पावर फेलियर हो जाता है तो आपको क्या होगा, बहुत नुकसान होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका नेचुरल इन्वायरमेंटल रिस्क है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका ह्यूमन अनइंटेंशनल, ठीक है। ह्यूमन अनइंटेंशनल क्या हो सकता है, ह्यूमन अनइंटेंशनल में कहलाएगा आपका एरर्स बाय एम्प्लॉइज, एक्सीडेंटल डिलीशन, पुअर ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें जो ह्यूमंस के द्वारा एरर किए जाते हैं, है ना, कुछ एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हो जाना, ठीक है। इसलिए हम बैकअप तैयार करके रखते हैं कि डाटा डिलीट हो जाता है, हमारी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। पुअर ट्रेनिंग मतलब मान लो अगर ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय उसकी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। ह्यूमन इंटेंशनली या ह्यूमन इंटेंशनल मतलब कोई पर्सन ऐसा हो जो हैकिंग करता हो, इनसाइडर थ्रेड्स हो, ठीक है, सैबोटाज हो, थीफ हो, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, ह्यूमन इंटेंशनल, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल में हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर बग, नेटवर्क फेलियर, ठीक है। टेक्निकल मतलब हार्डवेयर फेल हो जाए, आपका CPU, कोई फ़ैन है, कोई डिवाइस है ना, कोई नेटवर्किंग डिवाइस है, वो फेल हो जाए, टेक्निकल इशू आ सकता है। सॉफ्टवेयर बग
कोई सिस्टम कोई बग मिल जाए, है ना, जो डाटा को सही से ट्रांसफ़र होने ना दे, या डाटा को कहीं और दूसरी जगह ले जाकर सेव करने लग जाए, तो बहुत सारे बग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क फेलियर, मान लो आप वर्क कर रहे हो और नेटवर्क फेल हो जाए तो आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होते हैं, फिजिकल थ्रेट भी होते हैं, थेफ्ट ऑफ इक्विपमेंट, अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस। इसमें क्या बताया है, फिजिकल में थेफ्ट ऑफ इक्विपमेंट मतलब कोई इक्विपमेंट ही चुरा ले जाए, है ना। अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस, कोई आकर के अनऑथराइज वे में, है ना, डिवाइस का फिजिकल एक्सेस ले ले, तो ये क्या कहलाते हैं आपके थ्रेट्स के 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब जो कॉमन थ्रेट्स सोर्स है वो क्या क्या है, हैकर्स, डिसग्रंटल एम्प्लॉयज़, इसे इंसाइडर बोलते हैं, कम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल्स, स्टेज स्पॉन्सर एक्टर्स या स्क्रिप्ट किडीज़, ठीक है। तो हैकर्स, हैकर्स तो मान लीजिए जो होगा वो तो सिस्टम में, वो उसको कोई मतलब नहीं, वो आपका पैसा चाहिए, आपका डाटा चाहिए, या अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपका नुकसान हो। डिसग्रंटल एम्प्लॉय मतलब असंतुष्ट अगर कर्मचारी तो वो भी आपके सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है, कुछ दिक्कत पहुंचा सकता है। कॉम्पिटिटर जो प्रतिस्पर्धी है वो आपसे ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम ला के दे, ज़्यादा अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करके दे, ठीक है। या वो किसी ऐसे पर्सन को आपके कंपनी में रख दे, आपके बिज़नेस में रख दे, जो आपकी बिज़नेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ दूसरे को प्रोवाइड करे। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल्स, मतलब जो संगठित होते हैं साइबर अपराधी, ठीक है। इसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर, मतलब जो स्टेट के द्वारा राज प्रायोजित अभिकर्ता हों वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्क्रिप्ट किडीज़, है ना, जो मतलब छोटे मोटे हैकर्स होते हैं और जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी एक कॉमन सोर्स ऑफ थ्रेड्स होता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ है कि खतरा क्या है, खतरों की श्रेणियाँ क्या है, समान खतरा स्रोत क्या है, समान जो खतरे के स्रोत हैं वो क्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। इंफॉर्मेशन एश्योरेंस क्या होता है, सूचना आश्वासन या आश्वासन, किसी को आश्वासन देना, है ना। एश्योरेंस करना मतलब किसी को ये बोलना कि भाई हम तुम्हारा ऐसा काम कर देंगे, ठीक है, वो कहलाएगा एश्योरेंस। तो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस क्या होता है, इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग रिस्क रिलेटेड टू द यूज़, है ना, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फोकस्ड ऑन ensuring data reliability and protected system। ये क्या एक प्रकार की प्रैक्टिस है जहाँ पर रिस्क को हम मैनेज करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हुए, प्रोसेसिंग करते हुए, स्टोरेज करते हुए प्रॉपर तरीके से, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हुए, है ना, डाटा रिलायबल रखते हुए और सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए, ये इंश्योरेंस होता है। अब इसमें हम देखेंगे 5 पिलर्स क्या क्या है इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के। IA, ठीक है, IS अलग हो गया, IA इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, इसके 5 पिलर होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। दूसरा होता है इंटीग्रिटी, अभी ऊपर CIA में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है। अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुटेशन, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं क्या क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, या इसके बाद नॉन रिपुटेशन। तो ये 5 पिलर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एश्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ IA इज़ ब्रॉडर देन सिक्योरिटी, IA इज़ ब्रॉडर देन सिक्योरिटी, IA जो है सिक्योरिटी से भी ज़्यादा ब्रॉडर है। इट इंक्लूड्स रिस्क मैनेजमेंट, क्या करता है, सिक्योरिटी तो केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा, रिस्क को मैनेज भी करेगा, पॉलिसी भी बनाएगा और एश्योरेंस भी देगा, जो भी टेक्निकल प्रोटेक्शन है उनके रिगार्डिंग्स, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी, इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। ये सूचना और शासन क्या होता है, सूचना IA सुरक्षा से व्यापक क्या है, ठीक है, क्यों है व्यापक, ये दिया हुआ, आप चाहें तो हिंदी वर्जन भी इसका पढ़ सकते हैं। गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, जो कि हमारा साइबर सिक्योरिटी, इसकी डेफिनेशन, फिर साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी आपका सब जॉब था सब्जेक्ट का, फिर हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों पढ़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं
क्या है? सबसे पहले आता है साइबर सिक्योरिटी। ये क्या है? प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, डैमेज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, कवरिंग द इंटायर साइबर स्पेस, इंटरनेट, नेटवर्क एंड डिवाइस डेटा। ठीक है, ये क्या करता है भाई? जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, जो प्रोग्राम है और जो डेटा है, उसको डिजिटल अटैक से बचाता है, डैमेज होने से बताता है, और बाहर कोई पर्सन या अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए उससे बचाता है। अच्छा, कवरिंग द इंटायर साइबर स्पेस, इसमें साइबर स्पेस को पूरी तरह से ही कवर माना जाता है, जैसे इंटरनेट, नेटवर्क्स, डिवाइसेस और डेटा, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है गाइस, अब आता है ऑब्जेक्टिव्स। क्या है साइबर स्पेस के? जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का था सेम वही होगा। प्रोटेक्ट डाटा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। डाटा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कहीं से भी प्रॉपर ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सके। प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस एंड साइबर क्राइम, इंश्योर सिक्योर ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करना, और साइबर क्राइम के माध्यम से, साइबर क्राइम से बचाना, इसको ई कॉमर्स को और डिजिटल ट्रांजेक्शन को। वरना अगर आपकी सारी डिटेल्स, आपके ट्रांजेक्शन्स किसी और को पता चल जाए तो वो भी आपका डेटा के साथ छेड़खानी कर सकता है, आपका पैसा, आपके फंड को चुरा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ ब्रॉडर, क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है ना। कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सभी तरह के इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कवर करता है। इसमें डिजिटल भी आता है और फिज़िकल भी आता है। दोनों तरह के जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। वेयर एज साइबर सिक्योरिटी स्पेशली डील विथ प्रोटेक्टिंग डिजिटल नेटवर्क सिस्टम फ्रॉम दी साइबर अटैक। ठीक है, जो साइबर अटैक होता है, मतलब जैसे कोई हैकर हो गया, हैक कर रहा हो सिस्टम को, आपके डेटा को, आपके नेटवर्क को, उसको बचाना क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट डेटा और फिजिकली और डिजिटली एक्सेस करना, उससे बचाता है। और जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो आपके डेटा को डिजिटली और नेटवर्क सिस्टम बेस पे बचाता है साइबर अटैक होने से। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा के उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा में क्या अंतर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी नहीं लग रही तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना गाइस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए आइए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस, मतलब सुरक्षा जोखिम विश्लेषण। जो सुरक्षा जोखिम विश्लेषण है वो क्या होता है? विश्लेषण सिंपल सी बात है, हम सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या रिस्क आ रहे हैं उसका क्या करना है? एनालिसिस करना है, सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस। ठीक है, इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है रिस्क का। रिस्क इज इक्वल्स टू थ्रेट इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट, दैट इज एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू में कितना इम्पैक्ट हो रहा है। रिस्क बराबर मतलब किस तरह का थ्रेट है, किस तरह का लिए, किस तरह से वल्नरेबल है, और उसका क्या इम्पैक्ट है। इन तीनों का जब कम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? रिस्क बनता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क की प्रोसेस समझेंगे, क्या प्रोसेस होती है। 7 प्रोसेस होती है रिस्क के लिए। सबसे पहले होता है एसेट आइडेंटिफिकेशन। हमें तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट क्या करना है, किस तरह का हार्डवेयर, डाटा और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना है। फिर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, अब हमें पता करना चाहिए कि किस प्रकार के थ्रेट्स किस एसेट के लिए होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को क्या खतरा हो सकता है, डाटा को क्या खतरा हो सकता है, सॉफ्टवेयर को क्या खतरा हो सकता है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, आइडेंटिफाई वीकनेस दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड। जो वीकनेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो सिस्टम को क्या कर सकती है? ख़राब कर सकती है ना। उनसे क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इसके बाद है लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। इसका मतलब एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच थ्रेट।
अब किसी भी थ्रेट के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसका एक एस्टिमेट बना के रखना, ठीक है। वो क्या कहलाता है, लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। फिर आता है रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन मतलब जोखिम का मूल्यांकन करना। प्रायोरिटाइज रिस्क इन हाई मीडियम लो। रिस्क को प्रायोरिटाइज करना मतलब कौन सा ज़्यादा रिस्क है, कौन सा कम है, कौन सा मीडियम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्की ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे एवरेज में रिस्की ऑब्जेक्ट क्या है और लो रिस्की ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर हाई रिस्की है तो हमें प्रायोरिटी से सबसे आगे काम करना पड़ेगा। फिर आता है रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिस्क को जो भी रिस्क है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। डिसाइड रिस्पॉन्स। डिसाइड रिस्पॉन्स इसका मतलब हुआ हमें प्रतिक्रिया कैसे करना है उसका डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या हो सकता है, अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफ़र और एक्सेप्ट मतलब उससे कैसे बचना है, ठीक है, उसको कैसे कम करना है, अगर कोई रिस्क आ गया तो उसे ट्रांसफ़र कैसे करना है और उसे इंश्योर कैसे करना है भाई, उसका बीमा कैसा है और उसे स्वीकार करना है या नहीं करना है। भाई अगर तुम्हारे सिस्टम में किसी ने हमला कर दिया, किसी हैक करने, और मान के तुम चल रहे हो अरे कुछ नहीं हुआ सिस्टम में, तो वो थोड़ी देर में या कुछ समय बाद आपके पूरे डाटा, पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा, डिसरप्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। तो हमें रिस्क ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्स को डिसाइड करके रखना है कि हमें कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू। ये होता है ऑनगोइंग मॉनिटर एंड पीरियोडिक रीअसेसमेंट मतलब हमेशा मॉनिटरिंग करना सिस्टम की और हर कुछ समय के बाद मतलब वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे या 24 आवर में किसी एक टाइम पे 24 आवर में किसी एक टाइम पे हमें क्या करना है, उस पूरे होल सिस्टम को रीअसेस करना है 24 आवर्स में या फिर वीक में, है ना। जो ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में, उसको डेली एक्सेस करना चाहिए, डेली असेस करना चाहिए। जो कम है तो उसे वीकली और जो बहुत कम है उसे मंथली बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू। तो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। आई होप आपको रिस्क एनालिसिस प्रोसेस समझ में आई होगी और ये भी समझ में आएगा रिस्क क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है गाइस। नाउ अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिस्क एनालिसिस। टाइप्स ऑफ रिस्क एनालिसिस, है ना। तो 2 टाइप्स होते हैं एनालिसिस के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज, है ना, इन विच यूज़ डिस्क्रिप्टिव स्केल, है ना, बेस्ड ऑन जजमेंट। फर्स्ट हम डिस्क्रिप्टिव स्केल का यूज़ करते हैं हाई, मीडियम, लो बेस पे, बेस्ड ऑन जजमेंट, ठीक है। नाउ क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिकल और मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं ना। एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल्स टू SLE इंटू ARO, ठीक है। साल भर में क्या कितना हम डेवलप कर रहे हैं और हमारा क्या असेसमेंट है, क्या रिस्क रेशियो है, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा सिक्योरिटी एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, क्या होता है और क्या प्रोसेस होती हैं और कितने टाइप का रिस्क एनालिसिस होता है। 2 टाइप का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो गाइस यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल हो जाने के बाद आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले है हम देखेंगे जो क्वेश्चन है रिस्क एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, ठीक है। एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट वैल्यू हमारा पता होना चाहिए क्या होता है, मॉनेटरी वर्थ ऑफ एसेट माइनस एक्सपोजर फैक्टर इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एसेट वैल्यू लॉस्ट इफ थ्रेट अकर, 0 to 1 देना है। सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी मतलब SLE बोलते हैं, पर हमने देखा था ना SLE, सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, ये किसके बराबर होता है, AV इंटू EF के बराबर होता है। नेक्स्ट एनुअल रेट ऑफ एक्सपेरेंस और एनुअल रेट ऑफ अकरेंस या फिर ARO जिसे बोलते हैं, ये होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम द थ्रेट अकर पर ईयर, ठीक है। ये होता है एनुअलाइज्ड लॉस एक्सपेक्टेंसी जो कि होता है SLE इंटू ARO। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी क्या है, ROSI, है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होता है, यहाँ पर हम क्योंकि सिक्योरिटी के लिए चल रहा है तो रिटर्न ऑन सिक्योरिटी
इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, ALE बिफोर माइनस ALE आफ्टर माइनस कॉस्ट कंट्रोल डिवाइडेड बाय कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ए कंपनी फाइल सर्वर इज़ वैल्यू 10 लाख रुपीज़। एक कंपनी है जिसका सर्वर की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है। ए मालवेयर अटैक इज एस्टिमेटेड टू डिस्ट्रॉय 40% ऑफ इट्स वैल्यू। EF दिया है, एक्सपोजर फैक्टर 0.4% या 40%, मतलब अगर मालवेयर अटैक होता है तो वो 40% आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेस्ड ऑन द पास्ट इंसिडेंट, सच एन अटैक इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार इस तरह के एरर्स या इस तरह के अटैक आपके सिस्टम में हो सकते हैं। तो अब हमें इसका SLE कैलकुलेट करना है और ALE कैलकुलेट करना है। ठीक है, ALE मतलब एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी और ALE मतलब होता है एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी और SLE मतलब होता है सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी। तो अब देखिए जो वैल्यू है आपके सिस्टम की AB इंटू EF मतलब होता है इफेक्टिव या एक्सपोजर फैक्टर, है ना, और जो आपकी एसेट वैल्यू है वो AB कहलाती है। तो इसका SLE निकलेगा AB इंटू EF, मतलब 4 लाख रुपए आपके उड़ा देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। SLE इंटू ARO ये होगा ALE के लिए। तो अगर 2 बार हो रही है ना, ट्वाइस दिया है ARO, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 लाख पर ईयर। तो आपके सिस्टम को वो 2 बार अगर उसने किया तो सिस्टम की ऐसी तैसी हो जाएगी। सो क्या है ज़रूरी, सिस्टम को मतलब सिक्योर करने के लिए, है ना, हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या CIA या फिर साइबर सिक्योरिटी से रखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर हमने पढ़ा है ना, रिस्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना रिस्क एनालिसिस के हम सिस्टम को नहीं बचा सकते। तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेक्ट टू लूज 8 लाख एनुअली ड्यू टू रिस्क if no new control are added. This just justifies spending up but idly less than 8 lakhs per year on control, है ना। अब हम इसमें क्या करें, एंटीवायरस, फायरवॉल, बैकअप सॉल्यूशन रखते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मान लो कोई हैकर ने डाटा एक्सेस करने की कोशिश की और डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब अगर हम उसका बैकअप लेके रखे हैं तो हम दोबारा से सिस्टम को अप होने के बाद वो डाटा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, एंटीवायरस होगा, कोई वायरस सिस्टम के अंदर आता है तो वो एंटीवायरस उस वायरस को बाहर ही रोक देगा, अंदर नहीं आने देगा सिस्टम में। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है, एक दीवार के जैसा काम करता है। ये हमारा सिस्टम है, ये आउटसाइड वर्ल्ड है, जब वो इससे टकराएगा तो हमारा फायरवॉल इसको अंदर आने नहीं देगा और ये वहीं से रुक जाएगा। ये भी हमारे सिस्टम को, हमारे पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करके रखेगा और हमारी वैल्यूएशन प्रॉपर बनी रहेगी। अब इसी का ROSI निकालें, है ना। इफ सिक्योरिटी कंट्रोल कॉस्टिंग 1,50,000 पर ईयर, रिड्यूस ईयरली फ्रॉम 8 लाख टू 1 लाख। ठीक है, ROSI दैट इज़ 8 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000। तो अगर हम इसको देखें तो 8 लाख, है ना, 8 लाख में से 1 लाख गया, 7 लाख, 7 लाख में से 1,50,000 गया तो 5,50,000 बचा। अब इसको हम 1,50,000 से डिवाइड करते हैं तो नियरली 3.67% हमको मिलता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3.67 इंटू इट्स कॉस्ट इन अवॉइडेड लॉस, मतलब इतना हम लॉस बचा सकते हैं अपने सिस्टम का। इसलिए स्ट्रांगली जस्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। ठीक है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का एक सिस्टम क्वेश्चन। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। हिंदी नोट्स, इंग्लिश नोट दोनों अवेलेबल हैं। आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और या फिर अपनी email ID प्रोवाइड कीजिए तो मैं उस पर आपको इसके क्वेश्चंस एंड आंसर अवेलेबल करा दूंगा या फिर इसके नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है गाइस, मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।
नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।